मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सो आप लोग का बहुत सारा क्लियर हुआ कुछ? टेल मी। मैम मेरे को एग्जाम पास करना है, आप जैसे पढ़ा दीजिए, आप वैसे चलेगा मेरे को। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मुझे ये बताओ ना, प्रॉब्लम है तो कहाँ प्रॉब्लम है? चंदन, आप बस से आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, बताइए मुझे क्या कंफ्यूजन हो रहा है? चंदन है या फिर कोई कंफ्यूजन खत्म हुआ या नहीं? अभी मैम ज्वाइन की है, बोलिए। क्या बोल रहे हो? मैम बोल रहा है कि अभी बोल रहा है अभी ज्वाइन किया, पढ़ाएंगे तब कंफ्यूजन होगा, ऐसा वो बोल रहा है। बताइए, मैंने अभी यही पूछा, लास्ट क्लास में क्या कंफ्यूजन था, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। नहीं तो ऐसा है ना कि जो कंफ्यूजन है वो खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वो टर्म और उसी चीज का रिपीटेड यूज होगा, तो कंफ्यूजन खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, वो बढ़ेगा ही। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ अभी क्या तक बताओ मुझे क्या कंफ्यूजन है। वो खत्म हो जाएगा तभी आगे वाला कुछ क्लियर होने वाला है। और आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए, देखा खुद से, अरेंज किया कहीं सीनियर से? नहीं? बताओ। क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी वो तब तक कैसे करोगे, क्या फायदा फिर करके? गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। पवन को ज्यादा प्रॉब्लम था। इतना लेट क्यों? अरे पवन एब्सेंट, शादी में गया। कृष्णा खाना बना रहा था इसलिए लेट हो गया। वो आपको यहाँ डिस्कस करने के लिए बोल कर गया है ना? हो गया चंदन। अंकित मैम बन गया कल वाला। सबसे बन गया था? यस मैम बन गया। यस मैम बन गया। बनाता है ऊपर ऊपर रेक्टेंगुलर होगा वो। मैंने क्या कहा था, किसने, आपने, कृष्णा ने दिखाया है ना, दैट बीच में गैप है। गैप नहीं होता कभी हिस्टोग्राम में, लिखा हुआ था। नहीं है, गैप नहीं है, लाइन है, दोनों के बीच लाइन लगल है। लाइन लगल है। वो तो सिंपल दिख रहा है, तो आपने ज्वाइन कराना है। अरे वही तो गैप हो गया। दैट इज अ रेक्टेंगुलर इरेक्ट लाइन है वो, और है तो रेक्टेंगुलर मींस, हाँ अब ठीक है, ये कर सकते हैं, बट वो नहीं कर सकते। ऐसे ये भी सही नहीं है। फिर कौन सा चाहिए बता दीजिएगा एक बार। आपने लास्ट डे क्लास देखा था क्या? मैम मेरा देखिए तो। उसमें हिस्टोग्राम बना रहे थे तो ऐसे बना रहे थे क्या? या मैम इसका सही है। हेलो मैम। हाँ ये ठीक है। मैम हॉस्पिटलाइज। हिस्टोग्राम का ग्राफ आपने देखा था ना, वैसा ग्राफ बनाना। यस मैम, यस मैम। रेक्टेंगुलर इरेक्ट लाइन होगा और वो कंटिन्यूअस होगा, गैप नहीं होगा। अगर गैप आ जाता है then that is not histogram. गुड मॉर्निंग मैम। हमारे पास दो स्टेप था, वो यही था, पहले टैबुलेशन करना था, देन प्रेजेंटेशन जो आपने ग्राफिकली शो किया, आइदर हिस्टोग्राम बनाओ या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ,
जो भी है बस उसे हम लोग सॉल्व करके रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग जो नॉर्मल टर्म्स पढ़ रहे थे टाइप्स टेंडेंसी और एनालिसिस वाला पोर्शन, उसमें फिर आपका वही सेंट्रल टेंडेंसी वाला टर्म आता है, जिसमें आपको पता है देयर आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। दो स्टेप यही था, सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है डेटा का और कलेक्शन करना है बस। और एनालिसिस वाला पोर्शन जिसमें आप मीन मीडियन मोड और क्या सब पढ़ रहे थे, 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो बस वही चीज हम लोगों को थियोरेटिकली देखना है। हम लोगों ने वो चीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। मैम एग्जाम में सो हम लोग वो शुरू करते हैं। जो हम लोगों ने 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, हाँ कृष्णा बोलो क्या बोल रहे हो। मैम आप म्यूट कर देते तो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं हम लोग, इससे समझ नहीं पाते हैं। चैट का ऑप्शन होता है ना आपके पास। मैम चैट का ऑप्शन अगर साइलेंस मेंटेन कर सकते हो तो रखो ऐसे। मैम साइलेंट रहेंगे, जो साइलेंट रहेगा उसको बाहर निकाल दीजिए। चलो ठीक है। तो देखो अर्थमेटिक मीन हम लोगों को पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिफाइंड भी है, आप लोगों ने पढ़ा था शायद, मुझे नहीं पता बट क्या पढ़ा है, बट उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाए हुए हैं। तो एक बार हम उसका बस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते चले जाते हैं। डेफिनेशन जो आप पढ़े हुए हो वही है, मैथमेटिकल टर्म्स भी वही होंगे, बस एक बार जस्ट एक थोड़ो स्टडी देख लेते हैं। जस्ट लाइक अर्थमेटिक मीन, जो सिंपल मीन है उसको हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, या फिर सिंपली मीन बोलो या फिर एवरेज बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों टर्म्स में से सारे वर्ड्स एज अ सिनोनिम्स इस्तेमाल होते हैं। आइदर अर्थमेटिक मीन यू कैन से, मीन यू कैन से, और एवरेज यू कैन से। सो अर्थमेटिक मीन जो होता है फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम निकाल रहे हैं तो दैट इज द सम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने अलग अलग दिन का, जैसे सब्जी वाले का हम ले रहे थे, किसी फूड स्टॉल फूड वेंडर वाले का ले रहे थे, एवरेज इनकम जानना है तो क्या होगा। सो हर दिन का इनकम ले लो, दैट इज इनकम फॉर द फर्स्ट डे, इनकम फॉर द सेकेंड डे, इनकम फॉर द थर्ड डे। लाइक इसी तरह इनकम हम लोग ऑल द 30 डेज का कलेक्ट कर ले। यस बोलिए। ठीक है। सो ऑल द 30 डेज का आपने इनकम कलेक्ट कर लिया और उसको 30 से डिवाइड कर दिया। सो जो टर्म आएगा वो एवरेज होगा। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स अलग अलग दिन का जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, हर दिन का जो इनकम कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। अगर हम लोग मंथ चेंज कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अलग मंथ का होगा। अगर जनवरी के लिए कलेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ जनवरी के लिए टर्म लोगे। हाँ अंकित बोलो। मैम ये जो x बार इज इक्वल टू 1 बाई n, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई वो n, ये तो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला हुआ ना मीन में? नहीं, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला इसके बाद वाला है, ये है। दिस इज फॉर ग्रुप, दिस इज फॉर अनग्रुप्ड। अनग्रुप डेटा, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग दिन, यहाँ पे देखो ना, ग्रुप डेटा तब आता है ना जब नंबर ज्यादा हो, एक से ज्यादा नंबर्स हो तब ग्रुप की बात करते हैं। अगर एक ही नंबर हो तो ग्रुप की बात नहीं करते। तो एक दिन का, आज पर्टिकुलर एक तारीख, जनवरी का एक तारीख का जो कलेक्शन है वो रखो, जनवरी के 2 तारीख का जो कलेक्शन है वो रखो,
जनवरी के 3 तारीख का जो है इसी तरह कंटिन्यूअसली आप 30 जनवरी 31 जनवरी तक जा रहे हैं एंड सबको सम अप कर रहे हैं, टोटल 31 से डिवाइड कर ले रहे हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो एवरेज दे रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, मतलब एवरेज इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। ये चीज सिर्फ इसके लिए बता रहा है। हाँ कृष्ण बोलिए। मैम इसका एक और था ना, टोटल नंबर को जोड़ देना था, उसके बाद उसका जितना नंबर है उससे डिवाइड करना था। हाँ टोटल ये ऊपर वाला सेम है तो वो फ्रीक्वेंसी में है, तो वो बाद में आ रहा है ना, देखो ना सेकेंड टर्म में आ रहा है, जो बता रहे हैं पहले वो देख लो ना, फिर आगे उसमें जाना। एक बार में सिर्फ एक स्टेप क्लियर करो, 2-3 स्टेप आप क्लियर करने के चक्कर में रहेंगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले एक देख लीजिए, फिर दूसरी देखिए, फिर दोनों को कंपेयर कर लीजिए। मैम नीचे वाला में ये नहीं है, नीचे वाला में टोटल नंबर को जोड़ते थे ना, इसमें जैसे ऊपर में टोटल नंबर को जोड़ते थे, तो मैंने बताया तो ये टोटल 31 डेज का आप अलग अलग इनकम ले रहे हो और 31 से डिवाइड कर रहे हो, तो 31 इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ डेज दैट पर्टिकुलर मंथ, है ना। प्रैक्टिकली उस चीज को हम बोल रहे हैं ना, उस चीज को बस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट करने से फायदा नहीं है। देखो यहाँ लिखा है वर्ड्स में, आप जो लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो वो लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इज देयर सम ऑफ, टोटल सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा है। अब आप यहाँ टोटल वर्ड इस्तेमाल कर दें तो कोई खासा फर्क तो पड़ना नहीं है, सिंपल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो। आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट का ये डेफिनेशन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज देयर सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस खत्म। एज एग्जाम्पल कर लिया, x बार n ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, x1 x2 के नंबर्स हैं, देन टोटल सम किया, देन n से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया बस। मैं ऐसे में कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि सर जो पढ़ाए थे इससे पहले तो डायरेक्ट मतलब एक्ट बार इक्वल टू टोटल नंबर ऊपर में लिख दिए थे, नीचे में टोटल नंबर n लिख दिए थे, तो ऐसे में अगर बार बार हम लोग सूत्र मतलब होता है कि फॉर्मूला को चेंज करते रहेंगे तो ऐसे में कंफ्यूज होंगे। फॉर्मूला कहाँ चेंज हो रहा है, क्या फॉर्मूला चेंज वही है ना, वही दूसरे ढंग से लिखा है। और आपको इजीएस्ट वे कौन सा लग रहा है, जो इजीएस्ट लग रहा है उसके थ्रू जाओ। एक मिनट में हाँ बोलिए। अरिथमेटिक मीन में से कितने मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? मैम ये था हम लोग का सबसे अच्छा सजेशन आपको दिया है, आओ उठाओ जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक टर्म आराम से क्लियर कर लो, बात खत्म हो गई। तो मैम मिलेगा कहाँ से? नहीं मिलता है मैम, ये था हम लोग का फर्स्ट, जैसे पहले मतलब ऐसे चेंज होगा तो दिख फिर नहीं रहा है, confuse आप होंगे। खुद ही कंपेयर करो, बिकॉज पढ़ना आपको है, सो कंपेयर करके आप मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन में एक सिंपल फॉर्म में कि आपको जो इफिशिएंट लगे आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ऐसे ही लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, ऐसे लिखेंगे तो नहीं मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो ऑथेंटिक वे है मैं वो बता रही हूँ लिखने का, आप वैसे भी लिख सकते हैं। ओके मैम। तो उसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है? जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जो टर्म लिखे हैं वही लिखेंगे ना, कहाँ अंतर है दोनों में? कभी भी वर्ड्स ऐसा इस्तेमाल करिए ना जो हमेशा कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, वैसे वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए। टोटल वर्ड इस्तेमाल तब होता है जब फ्रीक्वेंसी हो इन्वॉल्व, तो ज्यादा बेटर इफिशिएंट वर्ड होगा टोटल। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो आप नहीं लिखेंगे टोटल वर्ड, तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो बेटर लगता है, आपको याद हो चुका है, उससे जा सकते हो उसके थ्रू, वो वैसे लिखे तो ज्यादा, वैसे करो कोई प्रॉब्लम।
हो गया और ये मतलब जल्दी आ जाता है, दिमाग में जल्दी आ जाता हाँ है। तो ठीक है, तो अच्छी फिर बात नया है, तो फिर करो उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है, फिर मैं आगे चल जाती हूँ। फ्रीक्वेंसीज के टर्म में और ये टर्म में आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो फिर ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ इतने टर्म्स में मीन का अगर ऐसा केस है तो आप एक टर्म में डिफाइन कर दिए, दैट्स इट। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसी डेफिनेशन को हम ऐसे मॉडिफाई कर देंगे, एंड दिस इज द फाइनल मॉडिफाइड जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ये फॉर्मूला है। और अल्टीमेटली जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो ये, आपको पता है 1/n समेशन fi xi, या फिर समेशन fi xi लिखो, डिवाइडेड n कर दो, तो रिजल्ट तो वही आना है। और यहाँ पे आपने Yes. डेफिनेशन का एक सिंपल कॉन्क्रीट फॉर्म में, एक क्या कहा जाए, शॉर्ट समरी के फॉर्म में दोनों डेफिनेशन को डिफाइन कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं अगर लग रहा है कि मेरे लिए मुश्किल लग रहा है, देन आप कैसे कर रहे हो ऐसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ऐसा थोड़ी है मैम आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा ना? हाँ, आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा, कोई ऐसा नहीं कि दोनों का ऑब्वियसली आप Yes, ma'am. इसको हमेशा वहां भी देखिए, यहाँ भी देखिए, दोनों का मैथमेटिकल में कोई अंतर नहीं है। मैम लिखने का तरीका अंतर अलग है नहीं बस। है तो अंतर नहीं है तो आंसर अलग क्यों आएगा? यस मैम। प्री डिफाइंड मैथमेटिकल टर्म डिफाइन किया जा रहा है तो आंसर अलग क्यों आएगा? ऑब्वियस नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ही डेफिनेशन। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो समेशन fi xi कर दो, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, और समेशन fi को आप n लिख सकते हैं तो 1/n समेशन fi xi लिख सकते हैं, बस खत्म हो गया डेफिनेशन। मैथमेटिक मीन यही है, खत्म। उसके बाद इसी का एक एग्जांपल दिया हुआ है, मीन निकालते हैं तो कैसे। इसी में दो केसेस हैं, आपको पता है, अगर x का ऑब्जर्वेशन दिया हो और फ्रीक्वेंसी दिया हो तो हम मीन निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन गिवन है, टेबुलेटेड में फ्रीक्वेंसी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, और इस होल टर्म से 299 समेशन fi xi दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म जो आएगा दैट इज मीन। ये आपको मीन मिल गया, खत्म। यस मैम। इसी को अगर मान लो इसी का दूसरा पार्ट बी में लिखा है जिसमें आपको मार्क्स दे दिया है, वो क्लास इंटरवल के टर्म में दे दिया है, जैसे मीन्स 0 10 10 to 20 ये इंटरवल है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्लास इंटरवल गिवन है। तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास, क्लास इंटरवल गिवन है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इन दैट केस मिड पॉइंट ऑफ दिस टर्म लेते हैं, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ये जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आपको जो डेफिनेशन दिया है एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड एग्जांपल आपको सामने उससे क्लियर कर सकते हैं। मैंने सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसीलिए ये चीज बताना चाहा, अगर किसी का पहले कंफ्यूजन भी रह गया हो वो खत्म हो जाए। कंफ्यूज होने के लिए हम नहीं बता रहे, ठीक है। हाँ रुचि बोलिए। मैम मैं कह रही थी कि क्वेश्चन दीजिए बनाने के लिए ताकि हम बना सकें और सॉल्व कर सकें अच्छे से, पता तो चले कि हमें आता है कि नहीं आता। बनाए हुए हो ना, बस हम उसको एक एज ए समराइज कर रहे हैं अभी हमसे, ठीक है। ये सब आप बनाए हुए, ये क्वेश्चन आप नहीं बनाया ऐसा थोड़ी है, देखो एक बार देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैम आता तो है बनाने के लिए। उसी चीज को हम लोग एक ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल देख ले रहे हैं, एक यस मैम, ये सब स्टार्टिंग के क्लास में बनवाया गया था ये मैम, ये। हाँ तो बस वही चीज हम लोग, एक होता है ना जब देखो बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हम समरी की तरफ से एक बार अच्छे से सीक्वेंशियल ऑर्डर में उसको देख लेते हैं, फिर आगे रिवाइज कर लो, बस ये कर रिवाइज कर रहे हैं मान लीजिए, और उसको बस कंटिन्यूएशन में फिर हम आगे उसको कंटिन्यू तो मैम यही एक्चुअली मैम क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं हुआ था, वो लोग को सोचने में कंफ्यूजन हो गया था, प्रीवियस क्लास में यही हुआ था।
ये सब बनाया हुआ क्वेश्चन का आप थियरी बता रही थी ना, वही लगा कि मैम नया कुछ बता रही है। रिलेट नहीं कर पा रहे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर जो आप क्वेश्चन बेस्ड बना चुके हैं सारा और उसको थ्योरी से रिलेट नहीं कर पा रहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन केस होता है तो आप क्या आंसर करेंगे? वो पूरा गलत हो जाएगा मैम उसमें, तो फिर कंफ्यूजन होगा। एग्जैक्टली थ्योरी इतना लंबा टेबल सॉल्व करके आपसे थ्योरी ऑब्जेक्टिव में क्या मीन पूछेगा कभी? नहीं पूछेगा ना, वो हमेशा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। हाँ ऐसा हो सकता है कुछ सिंपल डेटा हो तो थ्योरी सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे हमेशा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन उस जो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है ये भी क्लियर होना जरूरी है, बिकॉज अगर वो किस थ्योरी पे वो लाई करता है, क्योंकि आप जब सोचेंगे, जब एक्चुअल प्रॉब्लम, जब रियल प्रॉब्लम को फेस करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो सिचुएशन डिस्क्राइब किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज और आपको उसको मैथमेटिकली फॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, अगर आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप उसको मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बस वो चीज हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे क्या होता है। अब मीन में बताओ, हम लोगों को मीन का एक सिंपल डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, समेशन एफ आई एक्स समेशन एक्स आई बाय समेशन एन, समेशन एफ आई एक्स आर बाय समेशन एन, ये जो पढ़ा था ये डिवाइड करके, और इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल आपके पास दोनों है। अब ये अगर क्लियर नहीं होगा तो बताओ इसमें कंफ्यूजन वाला कोई टेंशन है? ये सारा कुछ आपने बनाया है, इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ऐसे डिराइव हुआ है, बात खत्म हो गई, यही है। ठीक है, यस मैम। देखो यहाँ चीज, एक फॉर्मूला आपने मीन का और पढ़ा था, स्टेप आप यूज करते हैं उसके लिए, वर्ड यही यूज करते हैं ना, स्टेप डेविएशन मेथड से एक मीन का फॉर्मूला पढ़े थे। देखो उसको, उसमें क्या करते हैं हम लोग, इन सारे टर्म्स को मत पढ़िए, यहाँ देखिए, यहाँ एक टर्म ले लिया डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और ये आपने किया हुआ है। ठीक है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, जो एक्स आई है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन में से कुछ टर्म ए हम लोग घटा दे रहे हैं। ठीक है, घटाने के बाद किया क्या किए हैं, डी आई जो आप स्टेप में यूज करते हो, इस डी आई इस एक्सप्रेशन में जो चेंज लगाया है, इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो। एफ आई क्या था, फ्रीक्वेंसी, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, एफ आई डी आई इज इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए टर्म आ रहा है। अब इसी को अगर सॉल्व करोगे तो ये टर्म देखो, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट है ब्रेक करो तो एफ आई एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा, ए इंटू एफ आई। ये टर्म क्या हुआ, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला जो बना है, जो आप स्टेप डेविएशन में पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला जो आया है इसी एक्सप्रेशन जो आप अभी पढ़े हुए हैं ना, उसी एक्सप्रेशन से वो डिराइव हो आया है। इसलिए ना इसको बहुत याद नहीं रखना होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, मीन का जब आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, अब हम एक बार नहीं बहुत बार क्लास में पूछ चुके हैं, तो आप लोग इतना सारा फॉर्मूला बताते हो, वो सारा फॉर्मूला हमेशा नहीं बताया जाता। सिंपली एक फॉर्मूला आप फ्रीक्वेंसी वाला बताओ, जो सेकंड स्टेप पे हम लोग पढ़े थे, सिर्फ वो फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला डिराइव होकर आया है। ठीक है, जितना भी फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, सारा फॉर्मूला उसी से डिराइव होकर आया है। अब देखो होता क्या है, हाँ चंदन बोलिए। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रहा। आगे लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। नेटवर्क एरिया में नहीं होंगे तो किसी का नहीं आ रहा है। तो इतना बाकी सारा रट के नहीं रखो, सिंपली ये फॉर्मूला जो आपको पढ़ा था, ये भी आपने स्टेप डेविएशन में पढ़ा था, स्टेप डेविएशन मेथड से एक फॉर्मूला डिराइव करके लाए थे ऐसा।
यस मैम, अज्यूम करने वाला। हाँ डिराइव करके लाए थे, लेकिन आपको इतना पता है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है ना, ये सर ने बताया था। यस मैम, a+1/n वाला। यस एक ये भी फॉर्मूला याद रखो। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ होगा, मतलब नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे। अगर नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे इसी टेबल में सपोज ऐसा कुछ, ये यहाँ पे 10-20 ऐसा कुछ लिख रहा है ना, सिंपल नंबर्स लिखा हुआ है। अगर यही नंबर सपोज 1000 में हो, 2000 हो, 500 हो, ज्यादा बड़ा नंबर हो, ये फ्रीक्वेंसी टर्म, तो ये जब नंबर ज्यादा बड़ा मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए 2000 है, 100 है, 1000 है, 500 है, 3800 ऐसा कुछ दे रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन दैट केस मिड पॉइंट बहुत लार्जर हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो और लार्जर हो जाएगा। अभी ही 2800 दिखा रहा है, जब वो लार्जर नंबर मिलने लगेगा तब हम लोगों को प्रॉब्लम होगा कि हम कैलकुलेशन बहुत आराम से नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। यस मैम। अदरवाइज हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला पे हमेशा रिलाई करें ये जरूरी नहीं है। कर सकते हैं, बट हमेशा हर केस में हम इसको ऑप्ट करें ये जरूरी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। बट हाँ, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों ने बनाया। एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए तो आप, विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको सिंपली आप लोग फॉर्म यूज करके देखिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, और अगर वो यूज करते हैं स्टेप डेरिवेशन वाला फॉर्मूला, और आसान हो जाएगा।
यस मैम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज सुनो, एक टर्म हम बता रहे हैं। यस मैम। अच्छा, एक मिनट हो जाएगा। देखिए, थ्योरेटिकली एक चीज समझो, मान लो तुम्हारे क्लास में सबको मार्क्स जो आया था ओरिजिनल, वो जो ओरिजिनल मार्क्स आया, एक काम करिए तो ना, क्या है हम लोगों को, जो आपके क्लास में जिसका मार्क्स जो आया वो आया हुआ है। और क्या ऐसा सपोज किसी टीचर का इंटरेस्ट है कि सारे स्टूडेंट का मार्क्स मैं बढ़ा दूं 5 मार्क्स, सबको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दूं, सपोज ऐसा कोई चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, सबके मार्क्स में क्या किया, 5 मार्क्स ऐड कर दिया। अब जिसका मार्क्स में 50 था वो 55 हो गया, जिसका 45 होगा। मैम आपने जो स्क्रीन शेयर किए तो वो हट गए। हाँ, वो उससे रिलेटेड नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, कुछ और बता रही हूँ आपको। कहा, हाँ, आपने जो टेस्ट दिया था, सपोज आपने एग्जाम दिया, सबका कुछ रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने के बाद टीचर का इंटरेस्ट, वो आपको सबको पूरे क्लास को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहे एज अ क्रेडिट। ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा देखा और रिस्पॉन्स या फिर कुछ भी, तो 5 मार्क्स सबको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करा, एवरेज निकाला मार्क्स का। अब मुझे ये बताओ, जो एवरेज मार्क्स आप पहले से निकाले हुए, क्या उसी में अगर हम 5 मार्क्स ऐड कर दें, क्योंकि सब में ऐड करना था, तो जो एवरेज होगा उसमें क्या चेंज आएगा, मुझे ये सोचकर बताओ। मैम सब में एवरेज होगा, सबका बराबर बढ़ेगा, अगर सब में जोड़ते हैं तो। सबका बराबर बढ़ गया, सबको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, तो क्या आएगा चेंज? करके देखना, ठीक है। डेटा ले लो, क्लास का 10 स्टूडेंट का अपने मन से डेटा ले लो, जो सब में 5 नंबर ऐड कर लेना, देखना एवरेज मार्क्स क्या आता है। यही काम करना, सब में से 5 नंबर हटा लेना, सब में से 5 नंबर काट लेना। सपोज टीचर बहुत गुस्सा हो गए, सबका नंबर 5 नंबर कट गया, ठीक है। अब क्या चेंज आता है एवरेज में, मुझे ये बताइएगा। दो चीज मुझे, आप अपने मन से कोई भी डेटा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस डेटा में 5 मार्क्स ऐड कर दीजिए फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सेम चीज कर दीजिए, 5 मार्क्स से डिडक्ट करा दीजिए 5 मार्क्स। फिर क्या रिजल्ट आता है, जो एवरेज आता है उसमें क्या चेंज आता है, मुझे ये बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। सब लोग, ठीक है। यस मैम। मैम एक मिनट, किस तरह से बोल रहे क्या? हाँ, ये हमने एक बनाया है, ये मतलब इसमें 20 आप 5 बोल रहे हैं, 20 मतलब मान लीजिए कि 20 मार्क नहीं, हम वो सबको नहीं किया, काट रहा है। वो नहीं कर रहे हैं हम लोग कुछ और कर रहे हैं। जो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, वो नहीं कर रहे। सब में ऐड करो, सब में से सब्ट्रैक्ट, वो केस करना है। ऐड करते हो तो क्या असर आप वो बताओ, क्या इम्पैक्ट उसका होगा। जब तो क्या आता है, ठीक है, दोनों करके नेक्स्ट, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, फिर इतना करो, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।